अनेक शब्दों में नए अर्थ भरे। ये हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर में हम लोग जब से आए हैं केवल स्वाधीनता संग्राम और ठीक उसके साथ ही जो देश में बाएं बाजू की समाजवादी दिशा की राजनीतिक धारा ने पहल लेनी शुरू की, उसकी छाप यहां चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रही है। इस स्वाधीनता संग्राम के दौर में एक शब्द था सेवा। इस सेवा शब्द में नया अर्थ भरा, क्योंकि तमाम युवाओं की मंडली अपने घरों से निकल निकल कर उन्होंने पारिवारिक सुख को, अपने कैरियर को, इन सबको त्याग कर देश की मुक्ति के लिए झोंक दिया। और सेवा शब्द क्रांति जैसा एक अद्भुत शब्द हो गया। लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक नेताओं के आचरण ने, शासक वर्ग के आचरण ने कुछ ऐसा किया कि अब सेवा शब्द बोलते ही उसके साथ बेवा शब्द की याद आती है। सेवा शब्द हास्यास्पद हो गया। कभी देश सेवक, भारत सेवक, लोक सेवक जैसे अखबार निकला करते थे छोटी छोटी जगहों से। अभी जन सेवक और लोक सेवक की उपाधियां जो लगा करती हैं, विशेषण जिनके नाम के आगे लगा करते हैं, वो बिल्कुल ही विडंबनापूर्ण मालूम होते हैं। इसी तरह से आज के दौर में आप शब्दों के माध्यम से देखिए तो उससे कुल मिला जुला के राजनीतिक सामाजिक आचरण की घनघोर पतन का और उसकी निरर्थकता का और उसकी मूल्यहीनता का पता चलता है। अखबार ने एक शब्द चलाया है, शब्द तो पुराने हैं, कोई चलाता नहीं है, नए अर्थ में चला, खैरात और सौगात। प्रधानमंत्री ने काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर की परियोजना सौगात में दी। मुख्यमंत्री ने मार्च तक जनता को मुफ्त राशन की खैरात दी। जनता के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी खैरात और सौगात में बदल दिया। पुराना राजा महाराजा भी कुंभ के मेले में अपना सब कुछ दान कर देता था। हर्षवर्धन ने अपना सब दान किया और उसकी बहन राजश्री ने फिर उसको कुछ उड़ने को उत्तरीय दिया। लेकिन वो दान कहता था और आंखें नीची किए हुए वह दान देता था। ये मेरा नहीं है जो मैं दे रहा हूं। इतनी सी विनम्रता नहीं, इतनी उद्दंडता कि आप खैर हमारी ही संपत्ति, जनता का ही सब दिया हुआ, और आप उसे खैरात में बांट रहे हैं, सौगात में बांट रहे हैं। तो ये एक उद्दंडता और कुल मिला जुला के जो मूल्य, तमाम बलिदान, शताब्दियों के बलिदान और परिश्रम के बाद मिले थे लोकतंत्र के, जिसमें जनता के प्रति एक जवाबदेही होती थी, एक जनसेवक की विनम्रता, वो उसका एक कैरियर होता था, यह उसके लिए गर्व और गौरव की बात होती थी। उस सब कुछ को उन्होंने कीचड़ में डुबो दिया। इसी तरह आप देखें कि शायद नोम चॉम्स्की ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सारी दुनिया में लॉकडाउन आजमाया गया, लेकिन सारी दुनिया में भारत का रात को केवल 4 घंटे की सूचना पर, एक शॉर्ट नोटिस पर जो लॉकडाउन कायम किया गया, उसकी अराजकता का, व्यवस्था का, उतावलीपन का और जनता के प्रति घनघोर गैर जिम्मेदारी का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। और उसके साथ ही जो कारखाने बंद हुए, छोटे और बड़े सब, और मजदूरों के हाथ में आमदनी बिल्कुल बंद,
और अंततः उन्हें निकलना पड़ा, निकाल दिया गया। और आप सब जानते हैं और सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने सूरत से, अहमदाबाद से, बंबई से, किन किन नगरों से कटते पिटते कुचलते मरते खपते अपने घरों की ओर वह यात्रा करते रहे। उनके लिए अखबारों ने एक शब्द दिया, प्रवासी। मैनेजर पांडे ने अपने इंटरव्यू, इस बीच तो 2-2.5 बरस तक कोई मंच नहीं था जहां लोग बोल सके, जहां तहां ऑनलाइन कुछ विचार आए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन अपने देश के ही उन मजदूरों को जिन्होंने देश के विभिन्न राज्यों की संपदा में अपना योगदान किया, अपने श्रम से योगदान किया, उनको प्रवासी कहना उनकी संवैधानिक नागरिकता का हनन करना। तो ये शब्द चल पड़ते हैं और हमारे कान अभ्यस्त हो जाते हैं और हम समझते भी नहीं कि हमने क्या खो दिया। शब्द की आत्मा के साथ संस्कृत की आत्मा चली जाती है। लोकतंत्र में फिर रह क्या गया? फिजी में, ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में, टोबैगो में जो लोग यहां से गिरिमिटिया मजदूर गए, हम उन्हें प्रवासी कहते हैं, लेकिन वो वहां के नागरिक हैं। लेकिन अपने ही देश के लोग अपने ही देश में प्रवासी कहे जाएं, यह एक बिल्कुल नया दौर है। इसलिए केवल कुछ शब्दों पर मैंने अपनी बात इसीलिए शुरू की कि इससे पता चलता है और इस पर बड़ा काम हुआ कि हिटलर के दौर को समझने के लिए केवल भाषा को देखो कि उन्होंने कितना बदल। हमारा ज्यादातर काम शब्दों का है, तो इन शब्दों का अर्थ अगर बदल दिया जाता है, देशभक्ति एक शब्द ही नहीं था, 19वीं शताब्दी से चलकर धीरे 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 उसने एक रूप लिया। भक्ति का मतलब होता था निर्गुण धारा की भक्ति, सगुण धारा की भक्ति, किसी राम कृष्ण किसी इष्ट देवता की भक्ति, और वो चेतना क्रमशः धीरे 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 देशभक्ति को उसने गढ़ा, राम भक्ति को जिया। और उस देशभक्ति और राम भक्ति का जो हाल हुआ वो हम सब देख रहे हैं। अपने देशभक्ति को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि अपने ही देश के लोग देशद्रोही मालूम होने लगे। अपने देश की सबसे तेजस्वी प्रतिभाएं अगर चुनी जाएं, उनमें से कुछ होंगी तेलुगु भाषा के महान क्रांतिकारी कवि वरवरा राव, मानव अधिकार के लिए, जनता के लिए काम करने वाली सुधा भारद्वाज, दलित विमर्श पर ठोस अध्ययन करने वाले अनंत तेल तुमड़े, मानव अधिकार पर कश्मीर से लेकर तमाम मुद्दों पर लगातार जिन्होंने अपना काम किया, गौतम नवलखा, और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी साईनाथ जो 80% विकलांग है, 80% विकलांग, ये सब लोग जेल में हैं। एक देशभक्ति का ऐसा तर्क जिसमें ऐसे लोग जो देश के रत्न हैं, आपको याद होगा ना, पावलोव, रूस के महान जीव वैज्ञानिक, बोल्शेविकों को गालियां देते थे, वो वैज्ञानिक था, उसको राजनीति से लेना देना नहीं था, जो चीजें पसंद नहीं आती थी, लेकिन लेनिन ने कहा, स्टालिन ने कहा, लेकिन वह देश का रत्न है, वह रूस की धरती का रत्न है और उसके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। इसलिए लेनिनग्राद से 2 लोगों को लाइब्रेरी और प्रयोगशाला सहित मॉस्को ट्रांसफर किया गया। आप जानते हैं जब लेनिनग्राद का घेरा पड़ा तो ये ध्यान रखा गया, क्योंकि प्रोफेसर वारन्निकोव उस समय रामचरितमानस का रूसी में अनुवाद कर रहे थे और पावलोव तो जीव वैज्ञानिक थे। बोले पावलोव 2 महान संस्कृतियों को, 2 महान देशों को 2 भाषाओं के माध्यम से जोड़ने का एक बड़ा काम कर रहे हैं, उनको लाइब्रेरी से ट्रांसफर करो। ये है दूरदृष्टि, ये है देशभक्ति।
लेकिन एक देशभक्ति का दौर ये हम देख रहे हैं, जिसमें इस देश के जो रत्न हैं, जो सबसे तेजस्वी दिमाग हैं, जिनमें सहमति का विवेक है और असहमति का साहस है, ऐसे लोगों की हत्या से शुरू हुई है देशभक्ति। तो उन लोगों का नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं प्रोफेसर कलबुर्गी, वह बसव साहित्य के विशेषज्ञ थे, और जब जगती साहब उपराष्ट्रपति थे, उस समय बसव साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया। वो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में वह काम कर रहे थे, और उस प्रोफेसर को उस घर में ही मार दिया गया। पानसरे, धरेंद्र भोलकर, गौरी लंकेश। तो इससे पता लगता है यह जो देशभक्तों का दिमाग है, वह किस तरह के लोगों को देश में जरूरी समझता है। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, संस्कृति की देश को कोई जरूरत नहीं। अभी हमारे वाराणसी नगर में राजभाषा सम्मेलन हुआ है। कहा जा रहा है कि यह देश का आजादी के बाद का पहले किस्म का अपने ढंग का अनूठा राजभाषा सम्मेलन है। इस राजभाषा सम्मेलन में एक बात ऊपर से नीचे तक सबने यह कही, बताया जाता है कि देश को स्वतंत्रता 2014 में मिली। सबने कहा। राजभाषा पर कितना चिंतन हुआ सो तो छोड़ी, मुख्य यह स्थापना बार बार दोहराई गई, और बुद्धिमानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जो स्मारिका छपी थी उसके ऊपर पहला ही बैनर था, आजादी का अमृत महोत्सव। ये किसका अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं? अगर आजादी 2014 में मिली और उसमें एक ऊंची कुर्सी के मालिक ने कहा कि जब रावण का वध हो गया तो राम ने भरत से कहा कि रावण बड़ा भाई विद्वान था, उससे सुशासन की शिक्षा ग्रहण करो। तो मान लीजिए कि अब जैसे एक साथी ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण थे वहां वनवास में तो वही साथ गए थे, तो यह कह सकते हैं कि एक तो जुमला था, या यह भी नहीं जुमला था। लेकिन हम यह समझते हैं कि सुशासन की शिक्षा हमारे इन शासक वर्ग के सुयोग्य प्रतिनिधियों ने रावण से जरूर ग्रहण की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, पूरे देश में स्त्रियों के साथ जो कुछ हो रहा है और दावे के साथ कहा जा रहा है कि ये एक मॉडल है, यहां कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन स्त्रियों पर अत्याचार के लिए याद रखा जाएगा। हाथरस कांड एक अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है। तो ऐसा नहीं कि अत्याचार पहले नहीं होता रहा है, लेकिन अब इतनी सी भी शर्म नहीं बची है, इस अत्याचार की जिम्मेदारी भी स्वीकार की जाए। इस अत्याचार को कम से कम अत्याचार कहा जाए। उस अत्याचार के लिए आवाज उठाने वाले तक का लोगों का पीछा करना, उनको वहां तक न पहुंचने देने में सारी देशभक्ति है। यानी दिल्ली तक, किसानों तक तो नहीं ही पहुंचने देना है, लेकिन हाथरस तक पत्रकारों को भी नहीं पहुंचने देना। यह जो एक अपने ढंग की संस्कृति चली है, देश को बचाना, वास्तव में कुर्सी को बचाना ही देश को बचाना हो गया है। मित्रों, इस कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था और अराजकता के बारे में, उसकी बदइंतजामी के बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वह सबका भोगा हुआ, देखा हुआ है, अपने निकट के लोगों पर एकदम गुजरी हुई है, वह सब जाना हुआ है। लेकिन हम सार रूप में जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि यह एक विश्वव्यापी महामारी है और इसकी जिम्मेदारी एकमात्र किसी पर आती है, तो ये आज के दौर की जो विश्व पूंजीवाद की अपनी खास
रणनीति है उस पर यह जिम्मेदारी आती है। पूंजीवाद पहले भी था, लेकिन नोम चॉम्स्की ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि पोलियो उन्मूलन का अभियान जब चला वो पूंजीवाद ही था अमेरिका में, लेकिन जिसने उसकी वैक्सीन का आविष्कार किया उसने कहा कि यह पेटेंट फ्री रहेगा, और जैसे सूर्य की किरणें, उसकी धूप और उसकी गर्मी सबके लिए है, उसी तरह से यह पेटेंट फ्री होगा और सबके लिए होगा। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से इसको पहले, उसको पहले, हमको पहले, कुल मिला जुला के जो बाजार और पैसा इस पूरे को वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से एक देशों एक देश से दूसरे देश के बीच, खास तौर से अमेरिका ने विशेष रूप से इस वैक्सीन को लेकर जो किया, और फिर उसकी छाया में पलने वाले तमाम राष्ट्रों ने उसको एक आम रवैये की तरह से अख्तियार किया। अब ये महामारियों के दौर पहले भी आए हैं। 2 महायुद्धों में जितने लोग मारे गए उससे कहीं ज्यादा अधिक लोग महामारी में मारे गए, लेकिन कुल मिला जुला के उससे लड़ने का एक अंतर्राष्ट्रीय सहभाव था। अभी एक संकुचित राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण की हवा यहां उड़ जाती है। जब भूमंडलीकरण आया तो वाराणसी में संस्कृत के विद्वान कहते थे यह वसुधैव कुटुंबकम का ही आधुनिक रूप, ये हमारे ऋषियों ने पहले ही सोच लिया था। लेकिन अब भूमंडली कहां गया, भूमंडलीकरण कहां गया? जब अपने देश की सीमा को दूसरे देश से आने वाले लोगों से बचाया जाने लगा। अमेरिका ने मैक्सिको में दीवार खड़ा करके और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति नफरत फैलाने का, जिस तरह से, जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र की जन्मभूमि जैसा अमेरिका दावा करता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, उस लोकतंत्र के देश में यह हुआ जिसमें अमेरिका से बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए हर तरह का उपाय और उनके प्रति एक व्यापक नफरत की भावना, और नफरत से फिर दूसरी नफरत पैदा होती है। उसकी जमीन उनके यहां पहले से ही थी, अश्वेतों के विरुद्ध नफरत। जैसे अपने देश में दलितों और मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वह पुरानी थी, लेकिन वो नए ढंग से जिस तरह से जी उठी है, आप इसको मिला के देखें कि अमेरिका ने अपने ही लोकतांत्रिक चेहरे पर किस तरह से कालिख पोती है। और अब अध्येताओं का यह कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो लोकतांत्रिक चेतना जागी अमेरिका की, और उसमें जो बाइडेन की विजय हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि वह नफरत जो एक बार सुलगा दी गई है उसके बीज अमेरिका में अब भी हैं, और अगर ट्रंप फिर सत्ता में आ जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए भारतीय समाज में भी जो नफरत और विभाजन का सोचा समझा एक राजनीतिक अभियान चला है, उसने एक संस्कृति को जन्म दिया है, और एक अंधभक्तों की का एक विशाल समूह इस देश में पैदा हो चुका है, जो इस नफरत को जीता है, इस विभाजन को जीता है, और वह उसका मुखर पैरोकार है। चॉम्स्की ने कहा कि यह बर्बर पूंजीवाद है, और इस दौर का जो बर्बर पूंजीवाद है वो भारत उसकी अपनी बड़ी प्रयोग भूमि बन चुका है। केवल कारपोरेट पूंजी का ही आना नहीं, बल्कि अब ये प्रतिक्रिया में कंगना रनौत ने कहा या क्या हुआ, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने यह कहीं कहा कि 2014 में यही हुआ कि भारत अमेरिका का गुलाम हो गया। और अभी हाल का जो निर्णय हुआ है पेट्रोल की कीमतें गिराने के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिजर्व है धन का, वैसे ही रिजर्व तेल होता है। और अमेरिका ने अपने यहां 5
करोड़ बैरल रिजर्व तेल मुक्त किया है उसके लिए, और भारत पर उसने दबाव डाला है और भारत ने 50 लाख बैरल रिजर्व तेल मुक्त कर दिया। तो जो कुछ रिजर्व है, संरक्षित है, उस सब कुछ को भी अब हमारा देश, हमारा जो लोकतांत्रिक निर्णय है, इसमें जनता को जानने की कुछ जरूरत नहीं है। वहां से जो कुछ रिजर्व भंडार है उस सब को भी कभी भी अवमुक्त किया जा सकता है। ये बतलाता है कि जब वो कहते हैं कि 2014 से स्वतंत्रता हुई तो वह किस तरह की स्वतंत्रता हुई, इसको थोड़ा जान लेना चाहिए। एक होड़ मची है इस बर्बर पूंजीवाद के युग में कि किस देश का प्रतिनिधि कौन कितने बड़े पैमाने पर अरबपतियों के हित को साधता है। जनता के धन का सबसे अधिक उपयोग कौन सबसे आगे बढ़कर अरबपतियों की सेवा में करता है। और महामारी के दौर का की एक बड़ी सूचना यह भी है कि जनसाधारण की कमाई बुरी तरह खत्म हुई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और आंकड़ों पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कितने बड़े पैमाने पर हुई है। इसका कोई अध्ययन भी अभी खास नहीं हुआ है, चल रहा है। लेकिन ठीक उसी दौर में अखबारों के जिन पन्नों पर लॉन्ग मार्च करते हुए मजदूरों के चित्र आते थे, उसी के व्यापार वाणिज्य वाले पन्ने पर यह खुशखबरी भी छपा करती थी कि अब मुकेश अंबानी संसार के 10 अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए। ये एक क्रूर विडंबना इस दौर की है कि लोग बुरी तरह गरीब हुए हैं, या कहिए गरीब किए गए हैं, और अरबपति बड़े पैमाने पर उनकी बेतहाशा पूंजी बढ़ी है, कई कई गुना पूंजी बढ़ी है। अभी पेंडोरा पेपर्स में तमाम नेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों के जो नाम आए हैं, जाहिर है भारत के अलावा अन्य देशों के भी हैं, और ये बताता है कि एक बर्बर पूंजीवाद का युग जिसमें ये अपनी पूंजी ऐसे ऐसे द्वीपों के बैंकों में जमा करते हैं जहां पर कोई टैक्स नहीं है। वे आकर्षित करते हैं ऐसी पूंजी को यही कह के कि हमारे यहाँ कोई टैक्स नहीं है। अपने देश में तो टैक्स की भारी भरकम छूट लेते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक उपाय यह भी निकाला है और फिर खोखा कंपनियों में, नकली कंपनियों में उसको वापस ला करके और दुगना तिगुना इस तरह से अपनी कमाई को बढ़ाना, अपनी पूंजी को बढ़ाना, ये एक खेल की तरह चल पड़ा है। तो ये लाभ लोभ का एक अघासुर जो जनसाधारण की श्रम से कमाई हुई संपदा को खाता चबाता अघा नहीं रहा है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें जनसाधारण की शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कृति, ये तीनों भारी संकट से गुजर रहे हैं। आर्थिक संकट के बारे में तो हम रोज रोज की अपनी जिंदगी में चीजों को देख भोग रहे हैं, और लेकिन शिक्षा पर अगर ध्यान दें तो अभी हाल में इस पर भी अभी कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, लेकिन आप स्कूलों का अगर हाल लें, मैंने 2-4 स्कूलों में देखा, लगभग 1/3 बच्चे ड्रॉप आउट जिसको बोलते हैं अपने घरों पर बैठ गए हैं, उनकी पढ़ाई बंद। अगर घर में खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रह गया है तो वे पढ़ाई कैसे करें। और कई स्कूल जो नए खोले गए थे आदर्शवादी ढंग से, वे बंद हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में लेकिन जो लाखों लाख की फीस वाले स्कूल हैं वे फल फूल रहे हैं। कोई समय था जब आजादी के बाद शिक्षा को सामाजिक विषमता को दूर करने का और सामाजिक समानता के संस्कार पैदा करने का एक अनूठा माध्यम मानकर काम किया जा रहा था। अब वह शिक्षा सामाजिक विषमता के संस्कार पैदा करने का बहुत भारी एक क्षेत्र बनता चला जा रहा है।
और इस दौर में निश्चित रूप से आपदा को अवसर बदलते हुए बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जरूरत भी थी। सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ये जो ऑनलाइन शिक्षा और संगोष्ठियों का सिलसिला है, इस पर नजर है शासक वर्ग की, और सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद भी ये खत्म नहीं होने जा रहा है। इसका प्रमाण ये है कि इस बारे में निर्देश आ गए हैं कि अब आपको पाठ्यक्रमों का 30% हिस्सा ऑनलाइन के हिसाब से तैयार करना होगा। जैसे कि एक जमाने में एक खास परसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए किया गया, तो कुल मिला जुला के केवल जो भाषा और विचार एक दूसरे से इतने गुंथे हुए हैं कि आप मौन हैं और धीरे धीरे आप अनुभव करें, आपका दिमाग निष्क्रिय नहीं है, वो लगातार सोच रहा है, और सोच रहा होगा तो किसी न किसी भाषा में सोच रहा होगा। भाषा और दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और शिक्षा के भीतर से भाषा को ही खत्म किया जा रहा है, अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ, अब ऑनलाइन, और कुल मिला जुला के इससे शिक्षकों की भूमिका को ही धीरे धीरे खत्म करने की एक योजना है। ये बहुत पुराना सपना था शासक वर्ग, क्योंकि वे शिक्षा को एक बोझ समझते हैं, शिक्षक को उससे भी बड़ा बोझ समझते हैं। हमारे सुनने में आया है कि सेंट्रल स्कूल्स को निजी हाथों में दे देने की पूरी तैयारी, लेकिन उसमें पेच यह फंस रहा है कि ये जो शिक्षक हैं उसमें पहले से नियुक्त हैं, उनका क्या करें, उनका वेतन, उनकी पेंशन और जो सेवा की शर्तें हैं उनको लेके क्या करें। और निजी हाथों का तर्क यह है कि इन सब का भार अगर सरकार अपने ऊपर उठा ले तो हमारे हाथ में इतनी जमीन, इतनी बिल्डिंग, इतने भवन, ये सब हमारे हाथ में होंगे। तो कुल मिला जुला के शिक्षा और इस महामारी के दौर में, इससे पहले से वैज्ञानिक बार बार कहते थे कि स्वास्थ्य पर हमारा बजट बहुत कम खर्च कर रहा है। ये तो कहिए कि वायरोलॉजी वगैरह के सेंटर 50 के दशक में ही ये लैब सारी बन गई थी, कम से कम 2 लैब बन गई थी वायरोलॉजी की, वरना इस देश में जो जांच कराने में जो दुर्दशा होती, क्योंकि आधार कोई नहीं था। इस बीच वैज्ञानिकों का और विज्ञान का और ज्ञान विज्ञान का जिस तरह से खात्मा तो नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिला जुला के जिस तरह से उसको पिछवाड़े में डाल दिया गया है, ऐसे अनुभव हैं बातचीत के माध्यम से हमारे पास, जिसमें इस देश के वैज्ञानिक पूरी तरह हताश और निराश है। सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटी का और दूसरे लोगों का काम केवल व्याख्यान से चल जाता है, लेकिन जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं उनके लिए बहुत भारी बजट की जरूरत होती है। अभी हमारे देश के वैज्ञानिक कोई बड़ी प्रोजेक्ट लाने की स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी तरह से उनका बजट डिफंडिंग, बहुत बड़े पैमाने पर डिफंडिंग, ट्रंप के समय में अमेरिका में हुआ है, बड़े पैमाने पर डिफंडिंग हुई है, और अपने देश में बड़े पैमाने पर इस बीच बजट में कटौती की गई है। तो विज्ञान खतरे में है, और इस शिक्षा के भीतर जो उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षा को तो धीरे धीरे निजी हाथों में डाल देने के प्रयोग शुरू हो गए। केवल एक जियो विश्वविद्यालय सामने लाया गया, वो ऑनलाइन शिक्षा का दिग्दर्शक होने जा रहा है, और बाकी कोई विश्वविद्यालय हमारे सामने दिखाई नहीं देता। और जो देश के ऐसे विश्वविद्यालय, अभी तो दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में हमारा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन कुल मिला जुला के 500 विश्वविद्यालयों में भी जो जगह एक आध विश्वविद्यालय बना सकते थे, उन विश्वविद्यालयों के पुराने गौरव को, तेज को जानबूझकर नष्ट किया गया। क्यों साहब? यहाँ वामपंथियों का षड्यंत्र चल रहा है,
हमबंदियों से भर गया है, ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोहियों का अड्डा हो गया, इत्यादि इत्यादि, वो सब आप जानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे, यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस वेयर माइंड कोलाइड्स विथ माइंड। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां दिमाग से दिमाग की टक्कर होती है, जहां विचारों को स्वाधीनता नहीं होगी। इस देश में इतने दर्शन का विकास कैसे हुआ? गणित का, ज्योतिष का, खगोल का, नाट्यशास्त्र का, काव्य शास्त्र का, रसायन का, औषध विज्ञान का, विज्ञान की, संसार की अनेक शाखाओं का सबसे पहले भारत में विकास हुआ। इसलिए विकास हुआ कि उनका कोई भी पुराना ग्रंथ उठा लीजिए तो उसमें अनेक ऋषियों और आचार्यों के नाम आते हैं, और ये आते हैं कि इनका ये विचार है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। शंकराचार्य तक को चैलेंज किया गया, यूयम च बौद्धाश्च समान संसदा। हजरत अली, आप जो बोल रहे हैं ये बौद्ध बोल चुके हैं, प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया शंकराचार्य को। तो इस देश में जो विचारों की स्वाधीनता के बगैर न विचार का विकास हो सकता है, न विज्ञान का विकास हो सकता है, और शिक्षा के परिसर को बगैर मुक्त किए आप भारतीय मानस को, भारतीय मेधा को उड़ान भर, उसके पंख आप बांध दीजिए तो उड़ान किस तरह से भर सकता है? तो कुल मिला जुलाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक भारी हताश, एक सेमिनार तक करना विश्वविद्यालय में, जो व्यावहारिक बात है, निर्देश नहीं है, लेकिन मैं व्यावहारिक बात मैं जानता हूं, और यहाँ जितने शिक्षक हैं लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में एक संगोष्ठी कराना भी बहुत मुश्किल है। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? आपको दिखाना होगा कौन किसको किसको बुला रहे हैं, और अंतिम समय में भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक कि एक विश्वविद्यालय में तो सिर्फ सेमिनार बुलाने के कारण और किसी एक विशेष को बुलाने के कारण, जेएनयू से बुलाने के कारण उनको निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, शिक्षा के बजट के बारे में बहुत लंबे समय से वामपंथी मांग करते रहे, आप जानते हैं उसका क्या। लेकिन स्वास्थ्य पर जब भी सवाल उठाया गया, डॉक्टरों ने उठाया, वैज्ञानिकों ने उठाया, तो ये हुआ कि पाकिस्तान 1%, हम 1.5% देते हैं। ये संतोष की बात है कि पाकिस्तान से हम होड़ कर रहे हैं, और इसीलिए हंगर इंडेक्स में अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चल रहे हैं। तो कितनी दूरदृष्टि है, कितनी बड़ी योजना है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। एक महामारी ने आकर परीक्षण कर दिया। मित्रों, मैं एक दूसरे विषय पर करता हूं कि कुल मिला जुला के शिक्षा परिसरों में ही नहीं होती। कई बार देश में जो अभियान चलते हैं वो भी एक शिक्षा का काम करते हैं। अभी कह रहे हैं संसार के अध्येता कि पैंडेमिक पेडागॉजी, यानी महामारी कालीन शिक्षा शास्त्र एक विकसित हुआ, और इसका पहला सबक वो है जो पहले ही फोन में सुनाई दे जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग। इस एक मंत्र ने, सोशल डिस्टेंसिंग एक मंत्र ने पूरे विश्व में पूरी की पूरी एक पीढ़ी को किस तरीके से प्रशिक्षित किया है, आप इसका अनुमान नहीं कर सकते कि इस मानवीय मेधा और मानवीय संस्कृति ने त्याग और सेवा के उदाहरण, मैं केवल भारत नहीं कहता, सारी दुनिया ने कायम किए हैं। लोग अपने करियर को और अपने जीवन को दांव पर यूं ही नहीं लगा दिया करते। ये समाज के भीतर एक शिक्षा होती है। इस सामाजिक दूरी की शिक्षा ने, मेरे व्यक्तिगत उदाहरण है, अनुभव है, और आपके पास भी होंगे, घरों में अपनी रिश्तेदारियों के अनुभव मेरे पास है। इस सोशल डिस्टेंसिंग से जो भी अर्थ लगाया बच्चों ने, परिणाम यह देखने में आया कि धीरे धीरे उनको लगा कि ये बड़ा जरूरी काम है। उन्होंने अपने ही घर के बुजुर्गों से दूरी बनानी शुरू कर दी। और मैं आपको बता दूं कि वो घर में मास्क लगाते थे, और घर में अगर बूढ़े बुजुर्गों से मिलने कोई आ गए तो वो जाड़े की रात में भी उनको नहाने पर मजबूर किया, उनको कपड़ा धुलाने पर मजबूर किया। मैंने ये हालत हो गई जब तक ऑफलाइन शुरू नहीं हुआ और वे बच्चे बुला नहीं। ये मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के मेधावी बच्चों की बात कर रहा हूं। इस सामाजिक दूरी की शिक्षा ने घनघोर स्वार्थी लोगों की एक पीढ़ी पैदा की है। जिस उम्र में
कि आदमी आदर्शवाद की शिक्षा पाता है। अब सोचिए, एक प्लेग आया था 1898 में। स्वामी विवेकानंद शिलांग से दौड़ के आए कलकत्ता और उन्होंने सबसे पहले विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देखो, हम मानते हैं कि कई कई जन्म होते हैं, जाने कितने जन्मों में कितनी बार तुम मर चुके हो। लोगों की सेवा करते हुए एक बार और मर जाओ ना, तुम अमर हो जाओगे। और तमाम बच्चे शरीक होने लगे और टेंट लगने लगे प्लेग के मरीजों के लिए। उन्होंने कहा, लोगों का भय पहले दूर करो। और ये छोटी छोटी हैंडबिल्स छपा के हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में बांटना शुरू हुआ। उस समय कितना कठिन काम था कि मंदिरों में भीड़ लगने लगी। पुजारियों ने ये फैला दी अफवाह कि काली मैया के पूजन से ही जो है प्लेग मैया जाएगी, और लंबी कतारें लगा करती थी। तो इन आदर्शवादी लड़कों ने सोचा कि यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहीं इन्हीं लोगों को बांटना चाहिए। एक हैंडबिल बांटना भी उस दौर में कितना कठिन था। क्या क्या लोगों ने काम किया है। दौड़ पुजारियों ने ललकारा और भक्तों ने दौड़ा दिया लोगों को। कैसे एक हैंडबिल बांटना भी एक क्रांति का काम है। और ऐसे दौर में हमारे यहाँ तो पेंडेमिक पैथोलॉजी विधिवत चली। तमाम जनप्रतिनिधियों ने ही गोबर लेप कर, गोमूत्र पीकर और उससे स्नान करके कोरोना भगाने के ऐसे ऐसे दावे किए, उसे जारी किया सोशल मीडिया पर। ऐसी हमारी ये जनता के साथ क्रूर मजाक, अफवाहें फैलाना एक क्रूर मजाक है। और इसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह अपराध है। लेकिन इसके जरिए एक खास तरह की शिक्षा भी लोगों, अतीत के, ये बर्बर पूंजीवाद की विशेषता है मित्रों कि वो एक पूंजीवाद जो चला था तमाम सामंती रूढ़ियों को ध्वस्त करता हुआ, बड़ी बड़ी मेधाएं लेकर वह आया। और इस बर्बर पूंजीवाद के दौर में अतीत के वे सड़े गले भूत प्रेत फिर उठ से आके स्मशान क्रीड़ा करने लगे हैं, मसान जगा रहे हैं, नाच रहे हैं खुल्लम खुल्ला सड़कों पर। तो रूढ़िवाद, अबुद्धिवाद, अंधविश्वास, कुमंडूकता, सेमिनार हुए हैं साहब, सेमिनार हुए। एक मैथमेटिशियन ने मुझको सोशल मीडिया पर संदेश भेजा कि अगस्त संहिता में पहले से ही कोरोना का उल्लेख है। एक आदमी आके मुझे बता गया कि कीरों के ज्योतिष में पहले से इसका उल्लेख। ये भारत में पहले भी होता रहा है, लेकिन इस महामारी के दौर में जिस बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे प्रोफेसर ने मुझे बताया अगस्त संहिता में पहले ये लिखा हुआ है। तो जो कहते थे, अभी भी हैं, जीवित है वो, जयंत नार्लिकर, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं उसमें से एक सिद्धांत उनका भी है, प्रोफेसर नार्लिकर। तो नार्लिकर कहते थे कि केवल विज्ञान की पढ़ाई नहीं, इससे बहुत बड़े चिंतक भी है वो। मराठी में लिखते हैं वो। अब सोच लीजिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक समय निकालता है मराठी में लिखने का। वो टीवी में आया करते थे पहले, थोड़ा बताते थे कुछ, जमाई क्यों आती है और वगैरह छोटी छोटी चीजें जनता को। वो कहते थे कि जनता को शिक्षित करना जरूरी। बोलते थे कि साइंस से ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर जरूरी है, वैज्ञानिक चेतना। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग बन जाना चाहिए था। और हम कह नहीं सकते कि कितना भारी नुकसान इस दौर में हुआ है वैज्ञानिक चेतना का। आप अंधभक्तों की भीड़ में कोई चीज समझा नहीं सकते। एक ऐसा माहौल बना दिया गया, घंटा, घड़ियाल, ताली, थाली, दीपक, ये केवल मस्खरापन नहीं था, इसने पूरी एक जनशिक्षा दी। अब सोचिए, एक दौर जनशिक्षा का वह था जिसमें नैष्ठिक ब्राह्मण परिवारों के नौजवान निकल के आए और हरिजन बस्तियों में उन्होंने सामूहिक रूप से झाड़ू लगाया। उस दौर में ये बहुत कठिन काम था। गांधी जी ने प्राइवेट कंपनी लगा के और पैसा वसूल करते हुए स्वच्छता का अभियान नहीं चलाया। तो ये जो जनता का एक शिक्षण था उस दौर का, स्वाधीनता संग्राम के दौर का, इस दौर ने इस तरह की तमाम आदर्शवादी अनौपचारिक शिक्षा का दिवाला निकाल दिया। और खुदगर्जी और सामाजिक दूरी और अकेलापन
बड़े और बुजुर्ग लोगों का अकेलापन और जो मानवीय मूल्य थे आपसदारी के, उनका उन्होंने कचूमर निकाल दिया। दंगों में ऐसा होता था। 1943 के बंगाल के अकाल में ऐसा हुआ, जिसके चित्र हमारे कलाकारों ने, हमारे लेखकों ने, हिंदी भाषा के अनेक साहित्यकार पहुंचे थे बंगाल में, बंगाल के अनेक चित्रकार पहुंचे थे मिदनापुर और चटगांव वगैरह सब में। तो बंगाल के अकाल के दौर में देखा गया कि आदमी कैसे राक्षस हो जाता है, और जहां व्यवस्था ही राक्षसी लीला, राक्षसी भूमिका में आ जाए। तो कुल मिला जुला के मित्रों, यह सब आपका देखा हुआ है, लेकिन ये हमारे व्यापक सांस्कृतिक पट का यह एक मोटा मोटा खाका है, जिसको दूर करने के लिए, उसकी कालिमा को दूर करने के लिए एक बहुत रूट लेवल का, एक मूलवादी, एकदम जनता के स्तर का सांस्कृतिक आंदोलन बहुत बहुत जरूरी होगा। और इसमें भारतीय नवजागरण के मनुष्यों ने जिन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, वो सब की सब बुराइयां फिर से उनको वैज्ञानिक साबित करने का एक मुहिम ही चला। यूनिवर्सिटीज में ऐसे सेंटर खोले गए हैं, आपको बता दूं, ऐसे सेंटर खोले गए हैं जो अनर्गल कैसे हवन करके बादलों को आकृष्ट करके वर्षा कराई जा सकती है। करोड़ों रुपया इस पर खत्म हो रहा है। और ऐसे कई तरह के इस तरह से खुले हैं। देशभक्ति और जो ये वक्तव्य आया कंगना रनौत का, मैं समझता हूं कि इससे पहले से ही यह प्रयास शुरू किया जाने लगा, जिसमें गोडसे का जयकारा लगाया गया। और गोडसे की जिंदाबाद, गोडसे का जयकारा लगाना, यह अपने आप में इतिहास के, अतीत के उन भूत प्रेतों को जगाना था। चुना गया किनकी ऊंची ऊंची मूर्तियां होंगी, और खास तौर से पटेल को सामने रखकर स्वाधीनता संग्राम का एक अलग अध्याय लिखने की कोशिश की गई। लिखने की नहीं, लोगों की चेतना में डालने की। लेकिन इनसे कोई यह नहीं पूछता कि पटेल ने आरएसएस को क्यों प्रतिबंधित किया था। इनसे पूछा जाना चाहिए कि पटेल ने गोलवलकर को जेल में क्यों डाला था। इतिहास का कड़वा सच तब सामने आएगा, उस कड़वा सच को ही सामने न लाने के लिए और इतिहास को बदल देने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। मित्रों, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हम लोग जिस परंपरा से आए हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ठीक उस दौर में जब माउंटबेटन के साथ समझौता की वार्ताएं चल रही थी और देश सांप्रदायिक विभाजन के जहर से बहुत विकल था, व्याकुल था, उस दौर में रविदास शर्मा उसको कहते थे 1946-48 का व्यापक ऐतिहासिक क्रांतिकारी जन उभार, यानी 1857 फिर पुनर्जीवित हो उठा था, जब तेलंगाना में 4000 गांवों को मुक्त करा के एक आधार क्षेत्र ही कायम कर दिया। तेभागा में जब किसानों ने ऐसा आंदोलन किया और सांप्रदायिक विभाजन की लहर कलकत्ता से आगे बढ़ने नहीं पाई, आगे नहीं रोक दिया। पुन्नप्रा वायलार में, केरल में किसानों में लगभग 4000 लोग वहां शहीद हुए थे। महाराष्ट्र में वारली आदिवासियों का जबरदस्त विद्रोह हुआ था। उसी समय कश्मीर में एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिसमें किसान जागरण हुआ, उसके चित्र बनाए चित्त प्रसाद ने। और यह वही दौर है जब आजाद हिंद फौज के समर्थन में पूरे देश में छात्रों ने आंदोलन किया, लोग सड़कों पर निकल आए। यह वही दौर है जब बंबई में नौसैनिकों का विद्रोह हुआ और उनके समर्थन में बंबई की सड़कों पर मजदूर निकल आए। ये जो एकता का, राष्ट्रीय एकता का बड़ा अभियान
यानी 1946-48 का यह जन उभार अगर सफल हो जाता तो कहानी दूसरी होती, देश का विभाजन भी नहीं होता। इसलिए यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए तेभागा, तेलंगाना, पुनप्रा, वायलार, वारली और आजाद हिंद फौज और नव विद्रोह, इन सब का भी अमृत महोत्सव है। और हम लोग इस अमृत महोत्सव की पताका को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये बतलाता है कि 1857 मरा नहीं। 1857 की क्रांति के धारा के वाहक वामपंथी थे और पूरा यह प्रयास था कि इस लाल पताका के नीचे देश आजाद न होने पाए, वरना अगर उसकी पताका के नीचे होता तो कहानी दूसरी होती और देश का विभाजन नहीं होता। मित्रों, दूसरी चीज की एक और बात पर मैं रख रहा कि ना इस बीच एक बड़ा प्रयोग हुआ है, यानी कोरोना काल में शासक वर्ग ने कुछ जबरदस्त खतरनाक प्रयोग किए, हमारे देश में भी और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और हम लोगों के लिए भी ये सावधान रहने की जरूरत है। उस दौर में एक नागरिक निगरानी की का जो उन्होंने प्रयोग किया, यानी कि तकनीकी माध्यम से एक एक नागरिक का ब्लड प्रेशर और उसका तापमान, उसके हृदय की धड़कन, इस सब की खबर किसी एक ही केंद्र पर, यानी सरकार जिसको भी जिम्मेदारी दे वहां पर। और यह इस मामले में खतरनाक है कि ठीक उसी तकनीक के माध्यम से, क्योंकि अगर यह एक बार आ गई तो यह जाएगी नहीं, यह फिर रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, और शासक वर्ग इसका उपयोग दूसरे मामलों में करेगा। यानी उसी तकनीक से यह भी जाना जा सकता है कि आप किन बातों पर हंसते हैं, किन बातों पर आपको दर्द होता है और रोते हैं, किन बातों से आप जोश में आ जाते हैं और किन बातों की आप निंदा करते हैं। यह सब भी, इस सब की भी निगरानी शासक वर्ग फिर उसी तकनीक के माध्यम से कर सकता है। इसलिए इस नागरिक स्वाधीनता के लिए, अपनी निजता के लिए और मानवीय मौलिक स्वाधीनता जो है उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। हमारे देश ने जो किया, आप जानते हैं कि ठीक उस दुखदाई घड़ी में जब हमारे लोग जेठ की तपती लू के भीतर अपने घरों को लौट रहे थे, और उसी दौर में लेबर कोड करके इतने संघर्ष से पाए हुए जो श्रम के अधिकार हैं वो छीन लिए गए। 8 घंटे काम के 12 घंटे कर दिए गए, और भी बहुत सारे अधिकार। और ठीक उसी घड़ी में ये तीनों कृषि बिल भी लाए गए बगैर बहस के। कोई जरूरत उस समय नहीं थी, कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन आपदा को अवसर में बदला गया। और यह अद्भुत बात कि हमारे देश का जनसाधारण, खास तौर से किसान, कई बार इतिहासकारों को और अध्येताओं को हैरत में डालता आया है, और हमारे देश के किसानों ने फिर एक बार हैरत में डाल दिया जब उन्होंने इन 3 कृषि बिलों के माध्यम से संविधान दिवस, उस दिन था 26 जनवरी 2020 को, जब उन्होंने दिल्ली को घेर कर अपना अभियान शुरू किया। इस आंदोलन की जो कुछ मुख्य बातें हैं मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूं, जो हमको शिक्षा मिली है। नंबर 1 कि किसानों की पिछड़ी चेतना को एक सिद्धांत की तरह दोहराया जाता था, और किसान ने केवल कृषि बिल के लिए ही नहीं, लेकिन तमाम लोकतांत्रिक और राजनीतिक मांगों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करके यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र के भी सच्चे प्रहरी और उसका आधार ये जनसाधारण है, और उसमें भी किसान है। उन्होंने सड़क के दोनों ओर जो छोटे मोटे कारखाने थे उसमें काम करने वाले तमाम अकुशल असंगठित मजदूरों के अधिकारों को, उनके बकाया पैसों को दिलवाया। संयुक्त किसान मोर्चा की पताका के नीचे जा जाके ये किसान और मजदूर की एकता कायम करके उन्होंने एक उदाहरण पैदा कायम किया। और ये सब के सब आसपास के
झोपड़पट्टियों के मजदूर किसानों के साथ बैठ के साल भर से लंगर छकते आ रहे हैं। यह एक अद्भुत एकता है जो दुनिया के इतिहास में नहीं देखी गई। तीसरी बात कि 1857 की लड़ाई के दौर में भी पैसा भर के बटुओं में अंग्रेजी राज ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली का मोर्चा टूट जाए, लेकिन जीवनलाल नाम का एक जासूस था, उसकी डायरी से पता चलता है कि हम लोग पैसे की मोटरी लेके घूमते रह गए, लेकिन कोई भी दिल्ली का मोर्चा उसके खिलाफ षड्यंत्र करने को तैयार नहीं हुआ। 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, एशिया की धरती पर वैसे उतनी बड़ी टक्कर तब तक ब्रिटिश एम्पायर को दी नहीं गई थी। उसके बाद इन किसानों ने एक उदाहरण कायम किया है कि इतनी ताकतवर सरकार, जिसके ऊपर अमेरिका सरकार बहादुर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सड़कों को ही जो है रणभूमि में बदल दिया, ऐसे समय में उनके विरुद्ध पंजाब और हरियाणा में फाजिल्का का विवाद पानी का लेके चला करता था। आप जानते हैं लंबे समय से उस फाजिल्का नहर का विवाद, पंजाब और हरियाणा के विवाद को उन्होंने कहा कि ये हम सुलझा लेंगे। पंजाब और हरियाणा में विभाजन नहीं होने दिया, विभाजन के विरुद्ध एकता, अंतरराज्यीय एकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो भगदड़ मचाकर हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन डालकर जो भारी मतों से विजय हासिल की थी, उस जाट लैंड में, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हिंदू और मुसलमान फिर एक दूसरे से गले मिले हैं, वो अपने आप में बहुत उदाहरण है। तो भूले, कबीर ने लिखा है, भूले को घर लाए सोजन हमको भाए। तो उन्होंने भूलों को, ये किसान आंदोलन है जिसने भूलों को फिर से घर वापस किया और एक जबरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू सिख एकता, पंजाब और हरियाणा की एकता और किसानों की एकता। सारे अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत फेल कर गए। यानी आज तक फार्मर और फार्म में करने वाला मजदूर, खेत मजदूर, फार्मर और खेत मजदूर दोनों कभी आज तक एक मंच से लड़ा ही नहीं। इस संयुक्त किसान मोर्चे ने दिखा दिया कि फार्मर, बड़ा किसान और खेत मजदूर, बिहार के लोग भी वहां जमे हुए हैं जाकर के। तो ये जो बड़ी एकताएं उन्होंने कायम की है, किसान आंदोलनों के इतिहास में भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये कुछ ऐसी जबरदस्त शिक्षाएं हैं मित्रों। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि ये हमारे संस्कृति के भी नायक हैं, हमारी राजनीतिक संस्कृति के भी नायक हैं। वाल्मीकि को एक खोज थी, हमारे युग का नायक कौन है, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, और वह नायक उनको राम के भीतर दिखाई दिया। राम ने सत्य के लिए सत्ता का परित्याग किया था और वनवास में भी जो अपमान और लांछना झेलनी पड़ी, पत्नी का अपहरण हुआ, उन्होंने बानर, भालू, आदिवासी जातियों को, वनवासी जातियों को साथ लेकर उस अत्याचारी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, कम संसाधन से संघर्ष किया और उसको पराजित किया। और राम को इसका अभिमान भी था। जो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। वो जो गर्व घोषणा की वो हमारे लायक है। उन्होंने कहा, दैव संपादितो दोषो मानुषेण मयाचिता। ग्रीक ट्रेजेडी में हमेशा ह्यूमैनिटी और डेस्टिनी के बीच एक संघर्ष रहता है। मनुष्य जो उदात्त मूल्यों के लिए संघर्ष करता है, उस पर कोई देवता अभिशाप थोक देता है और वो उसको भोगना पड़ता है। वो भोगते हुए संघर्ष करता है, यही उसका उदात्त मूल्य है। लेकिन राम ने कहा कि हमारे जीवन में दैव ने, भाग्य ने जो फैसला लिख दिया था, उसको मैंने अपने पुरुषार्थ से पलट दिया। प्रेमचंद आए और आधुनिक युग में उन्होंने अपने युग का नायक किसानों के बीच ढूंढा। अंग्रेजी राज ने एक फैसला लिख दिया था, शासक वर्ग तो वहां डालियां पहुंचाते थे। तमाम रियासतों ने 1857 के खिलाफ, आप जानते हैं, धोखा दिया। लोग कहते हैं ना राजा महाराजा उसमें लड़े थे, ऐसा नहीं है। जितने बड़े बड़े राजा हैं, नाभा, झिंद, पटियाला, सिंधिया, बड़ी जितनी रियासतें हैं, वो सब अंग्रेजों के पक्ष में थे।
और भागते भागते जब इस तराई के इलाके में आए तो राणा जंग बहादुर, उसकी बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन नेपाल का राणा जंग बहादुर उससे वार्ता तो चलाते रहे, कूटनीतिक वार्ता, लेकिन वो अंग्रेजों के पक्ष में था। तो केवल किसानों की और किसान के बेटे जो फौज में थे उनकी वह भारी लड़ाई थी। प्रेमचंद ने किसानों के बीच अपने नायक को ढूंढ निकाला। सूरदास उस मंच पर दिखाई दिया, जहां राम खड़े थे वहां सूरदास खड़ा था, और वो किसान साहित्य के माध्यम से राजनीति में पहले आया हुआ किसान ने अपने हाथ में ले ली स्वतंत्रता संग्राम की कमान, और प्रेमचंद भारत के पहले लेखक हैं जिन्होंने अपने साहित्य में, बल्कि विश्व के, जिनके साहित्य के पूरे रंगमंच को घेर के किसान मार्च करते हैं। जैसा मुक्तिबोध की कविताओं में एक ऐसी कविता है जिसमें तमाम किसान, जैसे गायें चलती हैं और उनके खुरों की आवाज आती है, उस तरह से किसान मार्च कर रहे हैं शहरों में। ये उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, वो छवियां आती। मित्रों, आज के दौर में हम जो प्रेमचंद के उत्तराधिकारी हैं, वाल्मीकि के उत्तराधिकारी हैं, हमें अपने युग के नायकों को पहचान लेना। हमें उन युग के नायकों के माध्यम से पेंडेमिक पेडागॉजी के विरुद्ध इस संस्कृति को, इस शिक्षा को, इसके मुंह को हमें उस नायकों की ओर बदल देना। अगर उनके आगे हम ये आइडियल रखते हैं, इन आदर्शों की पताका रखते हैं, उसकी रोशनी रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये उस आंदोलन का ही एक हिस्सा होगा। मुक्तिबोध की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, एक शब्द चल रहा है ना अंग्रेजी में, एटसेट्राज, है ना, अमुक 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 एटसेट्राज, माने वगैरह वगैरह। तो जो जन साधारण है वह वगैरह वगैरह में है, इत्यादि। लेकिन कवि अपनी स्थिति बदलाता है। ये हम लोगों के लिए, हम जो जनसंस्कृति के लिए काम करते हैं, उनका संकल्प लेके निकले हैं, उनके लिए है। वो कहते हैं, मैं इत्यादि जन का भाग, जिसको तुम वगैरह वगैरह कहते हो, मैं उसी का हिस्सा हूं। उससे एक आंतरिक एकता महसूस करना कि मैं उनका हिस्सा हूं, और उसके भीतर उसका हिस्सा बनकर, इत्यादि जन का भाग बनकर, जो उसके दिलों की आग है उसको शब्दों में लाना, और जो सुलग रही है उसको धड़काना, ये लेखकों का काम है, कलाकारों का है, चित्रकारों का काम है। और इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना बंदी के दौर में भी ये अद्भुत एक दृश्य है। जो हमारे प्रतिष्ठित लेखक हैं वो तो लिखते ही रहे, जो विशारक थे वो अपना काम करते ही रहे, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कभी कविता नहीं लिखी, ऐसे लोग जो पेशेवर तौर पर कलाकार कवि नहीं हैं, अनेक क्षेत्रों से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस पोएट्री, वह सामने आई। जुल्मतों के दौर की कविता करके एक संकलन निकाला है कमलानंद झा ने, वो देखने की बात है। वे मजदूर जो लॉन्ग मार्च करते रहे, उन्होंने गीत बनाए और गाए, साहब हम मजदूरों को गांव में पहुंचा दो। और नेहा सिंह राठौर, ये तो सोशल मीडिया जानती हैं तो इसलिए उनका लोकप्रिय है। लेकिन तमाम ऐसे गांव देहात से, जिसको हम कहते हैं जनसाधारण, उनके बीच से जन भावनाएं निकल पड़ी कविताओं में। और सोशल मीडिया में जो छोटी छोटी टिप्पणियों में हास्य और व्यंग्य आते थे, इनका अगर संकलन करिए तो पता चलेगा कि पीछे के किसी शासक वर्ग के विरुद्ध, अब जान लीजिए मार्शल लॉ जब पाकिस्तान में था तो सबसे अधिक व्यंग्य लिखे गए, सबसे अधिक व्यंग्य। येनान कला संगोष्ठी के भाषण में माओ त्से तुंग ने कहा था कि हास्य और व्यंग्य का महत्व इस बात के लिए है कि यह हास्य और व्यंग्य शासक वर्ग के आतंक और भय को दूर करता है। जनता आतंक और भय के दौर में जब हंसती है तो उससे आतंक दूर होता है। तो ये सोशल मीडिया के व्यंग्य और हास्य, इसके बीच से जनता की और नागरिकता विरोधी जो कानून आए,
उसमें ऐसे ऐसे परिसर निकल के आए कविता के। आपको बताऊं, असम में जो मुस्लिम नागरिक इसकी मार में आए, उन्होंने कविता लिखनी शुरू की और उस कविता का नाम ही है मियां कविता। मियां कविता उसका नाम है। यानी साहित्य के भीतर ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे ऐसे संगठन, ऐसे ऐसे परिसर उभर के आए। गुजरात फाइल्स, जिस लड़की ने लिखा गुजरात, कोई छापने को तैयार नहीं, और उसने जब छापा उसकी अब तक 2 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं जो गुजरात दंगों के बारे में। गाजियाबाद से सहरसा 1232 किलोमीटर, इस नाम की डॉक्यूमेंट्री। और तो ये चीजें हैं। बंगाल के अकाल के समय में लोगों ने जा के, एक रिपोर्टाज नाम की विधा आई, वो सेकंड वर्ल्ड वार के समय में यूरोप में आई थी। हमारे देश में अपने आप बंगाल के अकाल के दौर में ऐसी ऐसी रिपोर्टाज, ऐसी ऐसी डायरियां जिसमें अकाल के चित्र भी रहते थे और उसकी रिपोर्ट भी रहती थी। इस दौर में भी हमारी जनता की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अनेक परिसर विकसित हुए हैं। और ये एक अपने आप में बहुत हमारे लिए मतलब उत्साहप्रद सूचना है। सोमेन शेखर हांसदान है अंग्रेजी, आदिवासी विल नॉट डांस। तो मित्रों, ये मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस भूमि पर, यह जो परिवर्तन की भूमि है, यह जो धरती किसान आंदोलन की रही है, और जब से मैं आया हूं तब से उस दौर को याद कर रहा हूं। आपने उसको जीवित करके, संजीवित करके रखा है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रेरणा केंद्र बिहार में ढेर सारे हैं, और यह 5वां राज्य सम्मेलन जन संस्कृति मंच का इस दिशा में निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, जो न केवल पुराने संस्कृति कर्मियों की प्रतिभा को प्रेरित करेगा, बल्कि जो नई नई प्रतिभाएं उभर के आई हैं, जो अज्ञात प्रतिभाएं हैं गांवों की। क्योंकि हम लोग जिस जन आंदोलन के बारे में जानते हैं, उसकी चेतना सबसे ज्यादा जनगीतों के माध्यम से फैली है। जिनको छपने की कोई लालसा नहीं है, वे छपे नहीं, लेकिन उनके गीत दूर दूर तक गाए गए। गोरख पांडे के, महेश्वर के, विजेंद्र नील के, अकारी जी के, और बहुत सारे। तो वह परिसर और बड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे जन कलाकारों को समेटना और उनको साथ लेकर के जो जनता की बाहु में शक्ति बन करके उतरना, ये हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है। क्योंकि साहित्य का लक्ष्य तो अंततः मनुष्य ही है, और जब हम मनुष्य कहते हैं तो उसको थोड़ा और ठोस कर देना चाहिए कि वो हमारे युग का नायक ही हमारा लक्ष्य है, और वो नायक है श्रमशील जनसाधारण, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, और स्त्रियां जो इस तरह से उठ के आई हैं, नए युग का निर्माण करने का जैसे अपने आप एक जिम्मा उठा लिया है, जिस तरह से वो साहस दिखला रहे हैं, और यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ तो मेरा हुआ है। मैंने आपके सानिध्य से कुछ आग, कुछ ताप, कुछ ऊर्जा पाई है।